फिर आप कुछ और होंगे, जज तो नहीं होंगे। पर्सनल लॉ जो है ये लॉ नहीं है। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया आप पर, शायद वो केस करने वाले। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम खास मुलाकात। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। स्पेशल प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। इस मुलाकात में, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात मुल्क की मुमताज़ और अहम हस्तियों से कराते हैं। हमारा मकसद उनके आइडियाज़ जानना, उनके ख़यालात से सबक हासिल करना और अपने लिए मशाल राह बनाना होता है। आज हमारे साथ हिंदुस्तान के मारूफ जज, पटना हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी हैं। आप गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके हैं। हालिया दिनों में पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन भी हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके ख़यालात। जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी साहब, मिल्लत टाइम्स में आपका बहुत खैर मकदम है। थैंक यू। आपने गुवाहाटी से सतना तक बतौर जज के सफ़र किया, वहाँ एक्टिंग जज रहे, यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट रहे। तो ये आपका सफ़र कैसा रहा बतौर जज के? देखिए, गुवाहाटी में मैं 2002 से 2013 तक रहा, तकरीबन 11 साल हो गए। काफ़ी लंबा अर्सा रहा। और जिस ज़माने में मैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में था तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन बहुत बड़ा था। उसमें 7 स्टेट्स आते थे: आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। 7 सिस्टर्स। अब वहाँ जो है 3 इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट हो गए हैं, एक मणिपुर का, एक त्रिपुरा का और एक मेघालय का। तो अब तो खैर जुरिसडिक्शन श्रिंक कर गया है, लेकिन वहाँ काम करना जो है काफ़ी चैलेंजिंग सा रहा। वो इसलिए कि वहाँ आपके 7 स्टेट्स जब हैं तो 7 गवर्नमेंट्स होंगे, 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगे, फिर अपोजिशन भी होगा। तो उसमें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट माहौल, क्योंकि लैंग्वेज अलग है, कल्चर लोगों का अलग है, खाने पीने का अंदाज़ अलग है, सभी कुछ बदल जाता है। मतलब कंप्लीट चेंज है, आपको एक से दूसरा नहीं मिले, बहुत डाइवर्सिटी है। मतलब आपकी गुफ्तगू से मतलब निकलता है कि फैसलों में कहीं ना कहीं हुकूमत भी असरअंदाज होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, फैसलों पे नहीं होती है, लेकिन ये है कि जो बार का कल्चर हम जिसको बोलते हैं ना, तो वकील ऑटोमेटिकली कोई अपने बैकग्राउंड के साथ ही आता है ना कोर्ट में जी। तो उसका बैकग्राउंड जो है उसके बोलने पे रिफ्लेक्ट करता है कि किस बैकग्राउंड से हैं, कहाँ से हैं। एक एसामीज़ बोलता है, एक बंगाली बोलता है, एक नागालैंड वाला बोलेगा, एक मणिपुरी बोलेगा, तो सब एक ही अंदाज में नहीं बोलेंगे, हर एक का अपना अंदाज़ है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन हम पहले ये जानना चाहेंगे, आप हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि आप जज बने कैसे, ये शौक़, ये जज्बा आपको कहाँ से पैदा हुआ? बात दरअसल ये है कि हमारे फादर जो थे वो बैरिस्टर थे। हम लोग एक जगह है तेजपुर, वहाँ से हैं, आसाम में। तो उनके 3 बेटे थे, बेटों में सबसे छोटा मैं ही था। मैं आर्मी में जाना चाहता था। वो इसलिए जाना चाहता था क्योंकि तेजपुर सिंगल टाउनशिप है जो 1962 के चाइनीज़ एग्रेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इवैक्यूएट करवाया था। तो हम लोगों को सबको वहाँ से उठा ले गया था, ठीक है, शिफ्ट करना पड़ा था। तो ये एक वाइट टाउन है, तो इसलिए जो है वो एक आर्मी का ऑरा होता था। आपको लग रहा था कि आर्मी में जाएंगे तो मुल्क की खिदमत ज़्यादा होगी? मुल्क की खिदमत के अलावा भी एक लगता था कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब मेरे वालिद चाहते थे कि नहीं, ये जो है वो लॉ करे, वकालत करे। तो फिर जो है मजबूरन मुझे वकालत करना पड़ा। एक वहाँ तेजपुर लॉ कॉलेज है जिसके मेरे फादर फाउंडर प्रिंसिपल थे। उसके बाद जो है वहाँ से लॉ तो मैंने कंप्लीट कर लिया, बढ़िया घुस जैसे भी हुआ, बहुत रिलक्टेंस के साथ, नहीं चाहते हुए भी।
लेकिन मैंने बार में एनरोलमेंट वगैरह नहीं करवाया। फिर जो है वो हमारे वालिद की ज़िद में मैंने बार में एनरोलमेंट भी करवा लिया, फिर भी मैं नहीं गया। मतलब ये कि मैं बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल ही जिनको जाने का कोई यही नहीं था कभी, वो भी चले गए और निकल भी गए वहाँ से। तो मेरी माँ जो है वो बहुत बीमार थी, तो उन्होंने बोला कि एक बार मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें जो है लॉयर के ड्रेस में देखना चाहती हूँ। तो उनकी तशफ़ी के लिए मैं चला गया, जस्ट ताकि वो सेटिस्फाइड। हाँ, गुवाहाटी हाई कोर्ट में गए थे? नहीं, तेजपुर। अच्छा, तेजपुर कोर्ट। और उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गई। तकरीबन 4-5 हफ्ते में उनका इंतकाल हो गया, और 1 साल बाद मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया। तो ये बिल्कुल अकेला सा हो जाता है ना आदमी, तो क्योंकि मेरे ऊपर 2 जिम्मेदारियाँ थी। एक मेरे से छोटी बहन थी, एक मुझसे बड़ी थी। जो मुझसे छोटी थी वो यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस टाइम में पढ़ रही थी, बड़ी वाली जो है वो हमारे साथ रहती थी। तो वो एक पीरियड ऑफ स्ट्रगल काफ़ी हार्ड रहा। आपने बताया कि वालिद साहब भी बैरिस्टर थे, और जो तेजपुर कॉलेज है वो आपके वालिद उसके फाउंडर प्रिंसिपल थे। तो आपके वालिद की क्या खिदमत रही, या उनके बारे में ज़रा हमें बताइए। उनका हिस्ट्री थोड़ा लंबा है, वो खुद ही एक ज़बरदस्त इंटरव्यू हो जाएगा। इतना तो नहीं बोल सकता मैं, सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि हम लोग राजस्थान से निकले थे 1857 में म्यूटिनी के टाइम में। अच्छा, पहले राजस्थान में थे आप? वहाँ से घूमते हुए जो है यहाँ आ गए बनारस, और फिर बनारस से जो है कुछ लोग माइग्रेट करके कलकत्ता चले गए। हम लोगों की कुछ प्रॉपर्टी भी थी वहीं बनारस में, जिसमें मेरे ख्याल में शायद 70s में 71, 72, 73 ऐसा ही होगा, मेरे वालिद ने वक्फ कर दिया। तो जब ये लोग कलकत्ता में आए तो वहीं पढ़ाई की। फिर वहीं एक उस ज़माने में, अब भी एक कॉलेज तो वैसे बहुत फेमस कॉलेज हुआ करता था, रेजिडेंसी कॉलेज। तो माय फादर ड्यूरिंग हिज टाइम वाज टॉपर थे वो। उन्होंने ऑनर्स किया था पर्शियन में। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए। आइडिया था कि इंडियन सिविल सर्विस करेंगे इसी चक्कर में, लेकिन वहाँ का माहौल इतना ख़राब था। जैसे आप ट्राम में चढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता था कौन सा सीट इंडियन मतलब ब्लैक का है, कौन वाइट का है। रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा हुआ रहता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इस टाइप से करके। तो बड़ा ह्यूमिलिएशन फील हुआ, तो इसलिए वो सिविल सर्विस का आइडिया ड्रॉप हो गया। तब उन्होंने मिडिल टेम्पल है वहाँ से बार किया, उन्होंने बार करके यहाँ आए, आसाम आए। नहीं, आसाम नहीं, कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता उस टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि राजधानी भी वही थी उस वक्त। तो वहाँ प्रैक्टिस करने के, लेकिन उस ज़माने में बैरिस्टर्स बहुत ही कम थे। मैं 30s की बात कर रहा हूँ। और मुसलमानों में बैरिस्टर वैसे ही गिने चुने थे, और भी कम होंगे। तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स में आना ही था। तो ये जर्नी उनकी काफ़ी लंबी है, उतना लंबा मैं इस वक्त शायद मौका नहीं। मतलब वो पॉलिटिक्स में भी आए थे फिर बाद में? हाँ, और एक ज़माने में एक ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस होता था, एक बहुत बड़ा इदारा था फ्रीडम फाइटर्स का, जो बेसिकली वीवर्स का था। तो उनका कनेक्शन क्योंकि बनारस से था, तो लोगों ने उनको नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया है, जिसमें आप शायद तब बिहार के हैं, आपने बताया तो आपको मालूम होगा, एक नाम आता है कभी कभी, कई अब्दुल कयूम अंसारी ऐसा। जी बिल्कुल। वो भी मोमिन कॉन्फ्रेंस के रहे थे, लेकिन मेरे फादर उनसे बहुत सीनियर थे। तो ये जर्नी उनकी थी वहाँ पे। वहाँ से किसी वजह से कुछ और हुआ, लंबी कहानी है। वो तेजपुर चले आए, फिर दोबारा तेजपुर से फिर गुवाहाटी चले आए। मेरी मदर तेजपुर की थी, शादी वहीं हो गया। तो
तो ऐसे ही अब चलता आप रहा। आसाम को छोड़कर दिल्ली में आ गए हैं, तो ये मुस्तकिल रहाइश हो गई है या आसाम अभी नहीं, मुस्तकिल रहाइश? आसाम तो है ही है। हाँ, हम लोग की अपनी नहीं, ऐसा लगा कि अब NRC में बहुत properties सारे भी- लोगों का नाम नहीं है तो आपने छोड़ दिया हो पहले ही। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रहा नहीं। पता नहीं NRC में है भी कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। ठीक नहीं कि फ़र्क कोई पड़ता भी नहीं है। अच्छा, ये मुझे ये बताइए कि आप हाँ, गुवाहाटी हाई कोर्ट में रहे, फिर वहाँ से पटना हाई कोर्ट पहुँचे, तो दोनों जगह में बेहतर काम करने में ज़्यादा मज़ा अपने कलीग के साथ, अपने जजेस के साथ, कहाँ आपको ज़्यादा मज़ा आया? देखिए दोनों ही जगह अच्छे रहे हमारे लिए, दोनों ही बहुत एक्साइटेड रहे। क्योंकि वहाँ पर ये है कि आपको फ़र्क ये था कि यहाँ सिर्फ पटना में बैठना पड़ता है, वहाँ आपको स्टेट्स में जाना पड़ता है। तो आसाम आप समझ लीजिए 2 हफ्ते अगर गुवाहाटी में है तो हो सकता है 1 हफ्ता आपको त्रिपुरा में जाना पड़े, 1 हफ्ता आपको अरुणाचल में जाना पड़े। तो ये वहाँ का इसको प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं और थोड़ा चेंज भी होता है। तो दोनों में मुझे उससे हाई कोर्ट मुझे दोनों ही अच्छा लगा। जजेस बड़े अच्छे रहे जो भी हमारे ये साथ रहे। हिंदुस्तान में एक ये बात फैली हुई है कि मुसलमान के लिए किसी आला ओहदे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप हाई कोर्ट पटना गुवाहाटी में रहे, फिर चीफ जस्टिस बने, तो आपका सफ़र कैसा रहा? आपको भी ये फील करना पड़ा बीइंग देखिए मुस्लिम ऐसा है के कि कहीं पर? मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, ये हर एक को होता है, मेरे लिए नया नहीं है। मुझे बड़ा डर सा लग रहा था कि मैं कैसे, मुझे लोग जानेंगे भी कैसे कि मैं भी एक वकील हूँ। मैं बाहर में गया तो इतनी भीड़ थी, मैं घर आया, मैं अपने वालिद को बोला वहाँ तो बिल्कुल भीड़ ही भीड़ है। तो उन्होंने बोला ये सारी भीड़ नीचे है, ऊपर में कुछ नहीं है, एक बार ऊपर निकल आओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। एक बार उन्होंने मुझे ये बोला था कि अगर किसी से कभी लड़ना भी हो तो अपने से स्ट्रॉन्गर आदमी से लड़ना, तुमसे ज़्यादा तो ताकतवर हो, ताकि अगर जीतो तो तुम्हें खुशी हो और हारो तो तुम्हें गम नहीं हो। क्योंकि अपने से कमज़ोर आदमी से तुम जीतोगे तो तुम्हें खुशी भी नहीं होगी, और हार गए तो बड़ी रसवाई होगी। तो वो जज्बा मेरे अंदर रहा। और दूसरा माहौल ये रहा कि हमारे यहाँ आसाम में अभी तो सिचुएशन क्या है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ बहुत दिनों से हूँ नहीं खुद, लेकिन वो कोई कम्युनल फीलिंग वाली प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी, आसाम में बिल्कुल भी नहीं थी। कोई राइट भी कभी नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का जब हम लोग बड़े हो रहे थे। तो उसमें राइट अगर थोड़ा बहुत हुआ भी है तो बंगाली एंड एसमीज के बीच हुआ, हिंदू मुसलमान का कुछ हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं रहा। बिल्कुल भी नहीं रहा। और जिस स्कूल में मैं पढ़ा वहाँ भी मेरे साथ जो 2-3 लड़के थे वो सारे नॉन मुस्लिम थे। जब मैं कॉलेज में पहुँचा वहाँ भी नॉन मुस्लिम ही रहे। जब मैं लॉ कर रहा था तब भी नॉन मुस्लिम रहे। ये नहीं कि मुसलमानों से मेरे कोई ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन हो सकता है मौका ऐसा ही हो कि जो हमारे क्लासमेट थे चाहे किसी भी स्कूल में रहे हों, वो ऊपर रहे हों आसाम में, उनमें कोई मुस्लिम नहीं रहा और मुझे बहुत प्यार मिला। और हमारे यहाँ भी उन लोगों को, क्योंकि मेरे वालिद बड़े मतलब जो है वो, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिनको इस्लाम का पता इतनी अच्छी तरह से है। हालांकि वो हाफिज़ नहीं थे, बट आप किसी कुरान के किसी पोर्शन से उनसे बात कर लें, वो आपको ट्रांसलेशन के साथ आपको बता सकते हैं कि इसका ये मतलब है। तो आपने कहा तो कि इसलिए मुझे जो सिखाया गया उसके हिसाब से ये था कि क्रिएटर तो एक ही है, खालिक सबका एक है, बनाने वाला सबका एक है। तो अगर एक ही है तो उसका कोई धर्म वो पालन कर ले, उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और यही चीज़ जो मेरे दोस्त थे उनके पेरेंट्स ने भी यही सिखाया। आसाम में कोई ऐसा सिचुएशन था कि एक फैमिली जैसी थी वो जगह, जिसमें जनरली लोग एक दूसरे को जानते थे, और नहीं जानते थे तो भी कोई ऐसा नहीं था। मतलब ये मैं इतना मालूम था कि इस टाउन का या इस सिटी का रहने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि जो सिचुएशन आपके पढ़ने के ज़माने में थी वो बदल गई है, सूरत हाल अब कम्युनल हो गई है? उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा सूरत हाल अभी कम्युनल हो गई। जो मैं सुन रहा हूँ, जो आप लोग मीडिया में दिखाते हैं, जो न्यूज़पेपर्स में आता है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो तो आप बोल पाएंगे, लेकिन मैं नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन हमारे ज़माने में ऐसी कोई बात नहीं थी। बल्कि मैं आपको बहुत ताज्जुब की बात बताऊँ, मैं जब कॉलेज में था तो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जो थे वो 3-4 दोस्त थे।
एक उनमें से श्रेणिक सिंह भी था, एक थे दिलीप दास। श्रेणिक सिंह भी लॉयर, दिलीप दास भी लॉयर है। एक थे समीर दत्ता जो चीफ इंजीनियर बन के ऑयल इंडिया से रिटायर हुए। एक थे ऐसी फिलिप स्टार्टनर बोल के एक आर्मी ब्रिगेडियर का लड़का था। तो सारे सबका मजहब दूसरा था। श्रेणिक वॉज ए जैन कंप्लीट। हमारे पेरेंट्स लोग के बहुत जल्दी उनका इंतकाल हो गया, तो जो श्रेणिक था उसके फैमिली जो है वो बिल्कुल मुझे अपनी फैमिली जैसे रखते थे। उसके माँ बाप जो थे जो उनको बिल्कुल बेटे जैसा रखते थे, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे साथ मेरी एक सिस्टर थी, काम भी ज़्यादा करना पड़ता था, तो लाइफ थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज नहीं था। तो उन्होंने मुझसे पूछा एक बार, तुम नमाज़ पढ़ते हो कि नहीं? उनको बाबा बोलते थे सब, तो मैंने बोला बाबा कोशिश करता हूँ लेकिन रेगुलर नहीं हूँ। उन्होंने बोला नहीं पढ़ो। अब ये सोचिए आप, एक जैन है जो मुसलमान को बोल रहा है कि तुम नमाज़ पढ़ो। आज ये आपको माहौल मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, किसी भी शहर में किसी भी जगह। और उसके फिर हफ्ते 10 दिन बाद उन्होंने फिर पूछ लिया मुझसे, तो झूठ उनको नहीं बोल सकता था। मैंने बोला मैं अभी तक ऐसा कोई रेगुलर स्टार्ट नहीं किया। तो उन्होंने मुझे एक बात कही जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ। उन्होंने बोला ऐसा है, कम से कम सुबह का नमाज़ पढ़ लो तो लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी। उठोगे, नहाओ धोगे, नमाज़ पढ़ोगे। वो मैंने आदत शुरू कर दिया जो आज भी कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो ये आपको कौन सिखा रहा है? एक हिंदू जैन सिखा रहा है ना आपको। तो जब मैं बाहर में गया तो मुझे, क्योंकि मेरे वालिद का अपना एक रेपुटेशन था, उस रेपुटेशन ने मुझे हेल्प किया और मुझे बहुत ज़्यादा मदद किया लोगों ने। मतलब जो मेरे पीयर्स थे, जो हमारे साथ थे, जो हमसे बड़े थे, जो बाद में आए, सब ने मुझे सपोर्ट किया। और इसी वजह से शायद मैं बहुत जल्दी आगे निकल गया, बहुत जल्दी। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, मतलब ये समझिए आपके, मैं बता दूँ ताकि बहुत सारे वकील भी हैं ना जी, तो उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि 3 से 5 साल के अंदर मैं बहुत कंफर्टेबली सेटल हो गया था। अच्छा, ये ज़रा बताइए, इसी से रिलेटेड सवाल होगा कि जो जज बनने का जो अमल है, तो क्या वकालत से सफ़र शुरू होता है या डायरेक्ट भी एक आदमी जज डायरेक्ट भी बन सकते हैं, लेकिन मुझे इसका कोई ख़ास आइडिया वगैरह नहीं था कि मेरे वालिद का तो इंतकाल ही हो गया था। तो फिर उसका मौका आया, वो भी मुझे बेचारे, वो तो नहीं बन सके जज, लेकिन वो इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल में दिल्ली में मेंबर थे, जुडिशल मेंबर चिरंजी लाल सेठी, हमसे थोड़ा कुछ बड़े थे। तो उनका इंतकाल यहीं हुआ शाहजहाँ रोड पे, जब वो यहाँ मेंबर थे एपेलेट ट्राइब्यूनल के। मैं तब जज हुआ करता था गुवाहाटी में। अचानक हार्ट अटैक हो गया, उनका डेथ हो गया। तो उन्होंने मुझे खबर दिया कि मैं इस फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तुम भी कर दो। तो मैंने भी कर दिया। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट जज बना, फिर रजिस्ट्री में आया, फिर रजिस्ट्रार जनरल बना हुआ था, तब मैं हाई कोर्ट जज बन गया, फिर चीफ जस्टिस बन गए। कोर्ट के जो फैसले आते हैं, तो अमूमन जो सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, इनके फैसले में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बिल्कुल उलट हो जाता है। सेशन कोर्ट से या लोअर कोर्ट से कुछ और फैसला आता है, और हाई कोर्ट से जो या सुप्रीम कोर्ट से फैसला बिल्कुल उसके बरक्स आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक फैक्टर तो हम नहीं बोल सकते, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो, एक चीज़ आप समझ लीजिए, इवन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जो सही फैसला होगा वो ज़रूरी नहीं है। हाई कोर्ट है इसलिए उसका फैसला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या मुंसिफ के कोर्ट से सही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, एक टाइम ये भी था जब यूनाइटेड स्टेट्स के कोर्ट ने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्लेवरी इज़ पॉसिबल। आज कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना। इसी मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब हम आज़ाद हुए, कितनी गवर्नमेंट को पावर है, वो जैसा चाहता है वैसा कर सकता है। एक बहुत फेमस केस है इंग्लैंड का, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर उसको जलते हुए तेल में भी फेंक दे तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आज तो नहीं मानते हम। उसके बाद में ऐसा भी टाइम आया जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो फंडामेंटल, हम जिसको मूल अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स का जो अमेंडमेंट नहीं हो सकता, फिर ये भी हुआ नहीं, उसका भी अमेंडमेंट हो सकता है।
और उसमें ये लग गया कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, तो कोर्ट का फैसला तो खुद ही बदलता है। कोर्ट खुद अपने फैसलों को बदल लेती है। तो उसका कारण ये है कि जब आप जो है क्या नाम उसका समाज बदलता है तो ख़यालात बदलते हैं, ख़यालात बदलते हैं तो आपका नज़रिया बदल जाता है देखने का। इसलिए जो है, इसीलिए एक फेमस कोट है एक अमेरिकन जज का, वी आर सुप्रीम नॉट बिकॉज वी आर इनफॉलेबल बट बिकॉज वी आर फाइनल। उसका मतलब ये हुआ कि हम सुप्रीम हैं इसलिए नहीं कि हमसे गलती नहीं होगी, गलती तो हमसे भी हो सकता है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन हम सुप्रीम इसलिए हैं कि हम फाइनल हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट को ये मत समझिए कि जो भी लिख देंगे वो सही होगा, और इसीलिए जो है जजमेंट को आप कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मोटिव मत दीजिए कि इस मोटिव से इसने ये किया है। आपको लगता है लीगली सही नहीं है, आप ज़रूर बोल सकते हैं ये लीगली सही नहीं है, ये कंटेम्प्ट नहीं है। कंटेम्प्ट ये है जब आप उसका जज को मोटिव देते हैं कि इसके ये एफिलिएशन थे, इसके ये ताल्लुकात हैं, इसलिए इसने ये ऐसा जजमेंट दे दिया, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। आप जजमेंट हमारा ओपन है, वो तो पब्लिक का डॉक्यूमेंट, आप देखिए, आप बोलिए उसमें क्या गलती है। जो जजेस जो फैसला देते हैं या फैसला लिखते हैं तो इसलिए मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो हाई कोर्ट डिसाइड करता है वो सही होता है, लेकिन क्या है कि आपके ऊपर में जो है जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, देखिए बात दरअसल ये है कि आप चाहे किसी भी लेवल पे हों, आपका नॉलेज जो है वो ऐसा होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बाहर, क्योंकि इंजंक्शन पिटीशन एक यहाँ से चलता है सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं जो थोड़ा सा नॉलेज होने से हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा नॉलेज है। आप जिस सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं उसमें आपका वही कमांड होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर है, आपके सब्जेक्ट पर। तो आप एक मर्डर केस अगर डिसाइड कर रहे हैं एज ए सेशन जज, तो आपका लेवल ऑफ नॉलेज भी उतना ही होना चाहिए जितना हाई कोर्ट जज का या सुप्रीम कोर्ट के जज का होगा। उसमें अगर कमी रहेगी तब आपको प्रॉब्लम है। कभी कभी ये होता है कि आप जो है, क्योंकि दो चीज़ें हैं ना, एक फैक्ट्स आपके सामने आया, वही फैक्ट्स मेरे सामने आ गया, आप अपने नज़रिए से देखेंगे, मैं अपने नज़रिए से देखूंगा। ये एक तरीका है जो मेरे ख्याल में इसको जो है वो मैंने बहुत बार रेस किया इस बात को, जब मैं सर्विस में था तब भी, जब रिटायर हुआ हूँ तब भी, कि इस एरिया को देखने की ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपके नाजरीन बोलते हैं ना आप, ठीक है, उनको समझ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक फॉरेन से आई हुई लड़की थी, उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए, दोनों मिलते भी थे, एक साथ शराब वराब भी पीते थे, कभी किस वगैरह भी कर लिया, ठीक है। एक दिन इनकी फ्लैट में वो आई और रात शाम को आई, रात को देर से ऊपर से नीचे उतरी, उसने वॉचमैन को बोला कि कोई टैक्सी या ऑटो मंगवा दो, उसने ऑटो मंगवा के दे दिया। उस पर उठ के वो पुलिस स्टेशन आई। उस पुलिस स्टेशन में जो है वो उसने बोला कि मुझे उसने रेप किया है, ठीक है। केस रजिस्टर हुआ, पुलिस आई, उसको अरेस्ट किया, मेडिकल किया, वो प्रमाण हुआ कि हाँ इसने इसके साथ रेप नहीं सेक्स किया। रेप तो दूसरी चीज़ होती है। तो सवाल ये था कि वो कंसेंट से हुआ कि विदाउट कंसेंट। इफ़ इट इज़ अ सेक्स विद कंसेंट इट इज़ नॉट अ रेप, बट इफ़ इट इज़ अ सेक्स विदाउट कंसेंट इट इज़ अ रेप, ठीक है। फैसला होता है क्योंकि उसमें यह है कि उस लड़के ने बोला कि उसने माना, हाँ वो तो डिनाई कर नहीं सकता था क्योंकि पर मेडिकली प्रूफ था। उसने बोला सेक्स तो हमारे हुआ, लेकिन इसने जो है उस लड़के मतलब जो है कोई ऐसा कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया जिससे लगता है कि इसको बहुत ये था। इसने सिर्फ बोला नो 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 नो, ठीक है। अब ये नो जो है वो कितना ये करेगा, कहाँ तक जाएगा वो नो। तो हमने ये एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस किया जुडिशल एकेडमी में, ठीक है, नेशनल जुडिशल एकेडमी में।
और आपको यकीन नहीं होगा, उसमें मेरे ख्याल में 46% जजेस ने जो बोला ये कि ये कन्विक्शन होगा, और 44% जजेस ने बोला कि नहीं ये एक्विटल का केस है। 54%। समझ लीजिए आपने ओपिनियन दिया कि कन्विक्शन होगा, मैंने ओपिनियन दिया कि बरी होगा। आपके कोर्ट में जाएगा वो एक्यूज, तो आप उसको कन्विक्शन देंगे। मेरे कोर्ट में आएगा, मैं मुलायम दिल का आदमी हूँ, मैं उसको एक्विटल दे दूँगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो कोई प्रिंसिपल तो डिसाइड करना होगा ना, कोई सिद्धांत जिसको बोलते हैं, कोई उसूल, कुछ तो करना होगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करते हैं, उस पर यकीन करते हैं, उसको बिलीव करते हैं, तो उसमें तो एम्फेसिस जो है वो लिबर्टी पे दिया है। तो लिबर्टी का मतलब ये हुई कि उसने बोला नो। नो का मतलब है नो। उसने कितने ज़ोर से बोला, कितने हल्के से बोला, उसने आउट ऑफ मॉडेस्टी बोला, जो एक वुमन के अंदर में होता है। लेकिन आपके लिए तो वो नो होना चाहिए, चाहे उसने झिझकते ही वो बोला हो, उसका भी दिल कर रहा हो, लेकिन आपके लिए वो नो होगा। अगर ये हम नहीं समझ सकते तो फिर आप कुछ और फैसला करेंगे, मैं उसको फिर कुछ और फैसला करूंगा। तो इसका मतलब है कि ये लॉटरी होगा उसकी किस्मत का कि उसका केस किसके कोर्ट में जा रहा है। और इसीलिए जब गोल्डन जुबली में सुप्रीम कोर्ट का किताब एक छपा था तो उसका नाम ही था सुप्रीम बट नॉट इनफॉलेबल। जो जजेस फैसला लिखते हैं या फैसला सुनाते हैं, तो क्या वो सिर्फ एविडेंस पे भरोसा करते हैं? जो बाहर एक माहौल बनता है राय आम्मा, उसको भी वो जहन में रखते हैं कि हमारे इस फैसला से मुल्क के माहौल ख़राब हो सकते हैं या एक कम्युनिटी दिल बर्दाश्त होगी? ऐसा है कि जजेस को फैसला जो है वो एविडेंस और लॉ की बेसिस पर करना चाहिए। अगर आप बाहर की तरफ देखते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लुकिंग टू द गैलरी, गैलरी में लोग बैठते हैं ना इस स्टेडियम में मैच देखने के लिए, आप उधर देख के अगर फैसला करेंगे तो आप जज नहीं हो सकते, फिर आप कुछ और होंगे, जज तो नहीं होंगे। क्योंकि जज को फैसला करना है जो रिकॉर्ड पे है और जो कानून है उसके मुताबिक, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो जज का काम नहीं है। लेकिन ऐसा हो रहा है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया बाबरी मस्जिद के सिलसिले में। अच्छा, मैंने आपके कुछ इंटरव्यू सुने या आपकी वो यूट्यूब पर मैं देख रहा था, आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ में रिफॉर्म की बातचीत की है, तो उस रिफॉर्म से आपके क्या मुराद है या कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसमें रिफॉर्म की आप जरूरत महसूस करते हैं? हमें समझना, लॉ जो है ना ये कंडीशन ऑफ सोसाइटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे समाज बदलता है, शायद माशरा बोलते हैं ना जी, जैसे जैसे वो बदलता है वैसे वैसे कोर्ट का इंटरप्रिटेशन लॉ चेंज होता रहता है। क्योंकि अगर लॉ अगर स्टैटिक होता तो आज भी हमारे पास गुलाम होते, क्यों नहीं है? तो वो तो चेंज होता रहता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, क्योंकि ये उर्दू हिंदी का चैनल इसलिए समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको। जैसे समझ लीजिए एक ज़माना था, मैं किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर लॉ जो है वो एक हकीकत होता है। एक ज़माना ये था कि डॉक्टर के बारे में लोगों का ओपिनियन जो है वो बहुत ही अच्छा होता था, जिसको अंग्रेज़ी में डेमी गॉड बोलते हैं, मतलब खुदा के बाद वही है, ठीक है। उसके ऑनेस्टी पर, उसकी इंटीग्रिटी पर, उसके प्रोफेशनलिज्म पर कोई मतलब जो है किसी को डाउट नहीं होता था। तो कोर्ट का रवैया ये हुआ करता था कि अगर एक गवाह ये बोल रहा है कि मैंने इस आदमी को देखा जो एक एक्यूज्ड है, और इस मुलजिम ने उसको जो है पेट में चाकू मार के उसकी मार डाला, और पोस्टमार्टम में डॉक्टर बोलता है कि मुझे तो कोई जख्म पेट में मिला ही नहीं, वो आदमी मरा क्योंकि उसको यहाँ पे जख्म हुआ था, यहाँ फ्रैक्चर हुआ था, जो किसी हेवी सब्सटेंस से जो है उसको मारा गया हो। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी क्या करेंगे आप? तो उसमें ये था कि भाई इस सिचुएशन में डॉक्टर का कोई अपना इंटरेस्ट है नहीं, तो ये फैसला जो है मुलजिम के हक में जाएगा, और एक्यूज जो है वो एक्विटेड हो जाएगा, बरी हो जाएगा। आज आप जाते हैं, डॉक्टर आपको बहुत सारे
टेस्ट लिख के दे देता है कि ब्लड भी कर लीजिए, यूरिन भी कीजिए, ये भी कीजिए, वो कीजिए। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब लोग ऐसे प्रिस्क्रिप्शन को लेके निकलते हैं और बाहर में रिलेटिव दोस्त बोलते हैं अरे यार ये कमीशन खाता है। हम खुद भी सोचने लगते हैं कि कमीशन खाता है। वो बेचारा बहुत ऑनेस्टली लिख के दिया होगा डॉक्टर ने, उसके अंदर कोई बेईमानी नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम बाहर खड़े में हमारा परसेप्शन डॉक्टर के बारे में यही हो गया सुनते सुनते कि भाई जिसको हार्ट की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है उसको भी कर देते हैं, जिसको सीजेरियन की ज़रूरत नहीं है उसको सीजेरियन भी कर देते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें समाज में फैली हुई है, सही है गलत है, जिसने एक्सपीरियंस किया वो बोल सकता है, मैं तो नहीं बोल सकता ना। लेकिन मैं भी एक ओपिनियन फॉर्म कर रहा हूँ डॉक्टर्स के बारे में, जो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, और मैं उसको देख बोलता हूँ पता नहीं कितना कमीशन ले रहा है। वही डॉक्टर है जिसको एक ज़माने में कोई क्वेश्चन ही नहीं करता था, आज क्वेश्चन करता है। आज हर प्रोफेशनल को क्वेश्चन करता है। आज वकील पे भी लोगों को भरोसा नहीं है, जज पे भरोसा नहीं है, समाज में एक दूसरे के ऊपर में भरोसा नहीं है। तो जब हम समाज में एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि हम डॉक्टर के ऊपर में भरोसा नहीं रखते। तब आप क्या करेंगे? अब जब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उस टाइप के एग्जांपल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं ये गलत है, आप सीधे एक्यूज को बरी नहीं कर सकते। आपको ये ट्राई करना होगा डिसाइड करने का कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है, जो चश्मदीद गवाह है, जो आई विटनेस है वो, या डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर भी इतना ही झूठ बोल सकता है जितना एक गवाह बोल सकता है। तो उसमें ये हुआ कि अगर आप नहीं फैसला कर सकते हैं कि इनमें से कौन सच बोल रहा है तब तो आपको एक्विटल करना ही है। लेकिन अगर आप ये बोल सकते हैं कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है और ये गवाह जो है ये आई विटनेस ये सही बोल रहा है, तो आज का कानून ये है कि आप उस मुलजिम को उस गवाह के एविडेंस के ऊपर में सज़ा दे सकते हैं, चाहे डॉक्टर का ओपिनियन जो हो, डॉक्टर का एविडेंस उस आई विटनेस के एविडेंस के कॉन्ट्ररी हो, ऑपोजिट हो। मैंने तो आपको एग्जांपल दे दिया। उसने बोला उसने पेट में मारा, उसने बोला ना यहाँ पे अगर ये एविडेंस आज के दिन में आ जाए और कोर्ट अगर है उसके पास में वैलिड रीज़न कि मैं इस वजह से इस आई विटनेस को बिलीव करता हूँ तो सज़ा हो सकती है। कानून तो कुछ बदला नहीं ना, लेकिन क्योंकि हमारे व्यूज़, हमारे आउटलुक, हमारा साइकी बदल गया, हमारा देखने का नज़रिया बदल गया, हमारा ओपिनियन बदल गया, तो लोग खुद ब खुद चेंज हो गया। तो स्टैटिक तो कभी रहा ही नहीं। तो इसलिए जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो आफ्टर ऑल लॉ है। जहाँ पे इंजंक्शन है इस्लाम का वहाँ आप कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। जो प्रिंसिपल है, जो बेसिक चीज़ नहीं, है, बेसिक चीज़ नहीं है। जहाँ इंजंक्शन है कि या तो आपको ये करना ही है या नहीं करना है। कोई चीज़ अगर मना कर दिया गया तो आप नहीं कर सकते, कोई चीज़ अगर बोला गया है तो आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि चाहे वो किसी भी इशू पर हो। मैं एक ही एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो शाहबानो का केस है। शाहबानो के केस में भी उसने तलाक दिया और उसने अपना जो दीन महर था वो महर दे दिया, और जो इद्दत का पीरियड जो है उसके लिए तलाक वो क्या नाम उसका मेंटेनेंस होता है उसने वो दे दिया। शाहबानो जो है कोर्ट में उसने एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया, सेक्शन 125 ऑफ CRPC है, ठीक है। उसमें अल्टीमेटली ये ऑर्डर हो गया कि भाई पेमेंट करो, मेंटेनेंस तो तुम्हें देना है। क्योंकि कानून यही है कि जब तक वो डिवोर्सी जो है शादी न कर ले दोबारा, ज़िंदगी भर नहीं करे तो ज़िंदगी भर देते रहो मेंटेनेंस। दूसरा डिनाई करने का ये है कि भाई तुम जो है क्या नाम उसका, अगर वो एडल्ट्री में रहती है तो मत नहीं दे सकते आप, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है देना आपको। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप केपेबल होना चाहिए। केपेबल का मतलब है कि आपके हाथ पैर ठीक हों। मैं इनकम नहीं कर रहा हूँ, मुझे कम इनकम है, ये सब नहीं चलेगा। ये तो शादी करने से पहले सोचना चाहिए। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने में एक बहस ये रखी गई कि भाई हमने अपना जो है जो हमको इस्लाम ने बोला है वो हमने हक अदा कर दिया है, ठीक है। उसमें ये है कि भाई इस्लाम में ये भी है कि जो
जिनके अंदर में क्या नाम है उसका कॉन्शियस है, ईमान है, ज़मीर है, वो लोग जो है जो विडोज़ हैं, जो डिस्टिट्यूट्स मतलब जिनके पास रहने को खाने को कुछ नहीं है, जो यतीम है, जो बेवा हैं, उनका प्रोविज़न करें, मतलब उनकी मदद करें, उनकी मदद करें। ठीक है। तो हस्बैंड की तरफ से बोला मेरा तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ इतना ही था, मेहर दे दो, मेंटेनेंस दे दो, ख़त्म हो गया। अब बताइए आप, आज बैतुल माल है तो फिर क्या होगा? वही औरत जिसका जो है तलाक हुआ हो, उसका हस्बैंड उसको पैसे नहीं देता है, वो जाती है अपने भाई के पास, उसकी बीवी भाई की मना कर देती है कि नहीं या तो तुम्हारी बहन रहेगी यहाँ या मैं रहूँगी। तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, समझ लीजिए अपनी बहन से। कोई भाई ऐसा भी होगा जोड़ लेगा अपने बहन से कि भाई मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो इधर उधर जाएगी, उसको नहीं मदद मिला, अब वो बाज़ार में अपनी जिस्म को बेचना शुरू कर दे, तब हमारा ईमान जाग जाएगा, तब इस्लाम ख़तरे में आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे ये औरत हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकती। अरे उस टाइम में कहाँ थे जब उसको ज़रूरत थी? तब तो तुम्हें इस्लाम के मुताबिक चल रहे थे कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाई। आज जिम्मेदारी हो गई। जिस हस्बैंड ने तलाक दिया होगा और जिस हस्बैंड ने पैसे उसको नहीं दिए होंगे मेंटेनेंस के, वो भी बोलेगा कि इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए हमारे मोहल्ले में, है ना? क्यों? इस्लाम में ऐसे कहीं कुरान शरीफ में किसी हदीस में ऐसा लिखा है कि जिस शौहर ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया हो और उसके बाद अगर उसको रेगुलर मेंटेनेंस देता है या कोई फाइनेंशियल हेल्प करता है तो वो हराम है, वो गुनाह है, और औरत ले लेती है तो वो गुनाह है कहीं? तो फिर क्यों नहीं चेंज कर सकते? तो समाज की जिम्मेदारी है। अगर समाज नहीं कर रहा है तो समाज को तो चलाना है ना। बिल्कुल, वो बल्कि शरीयत भी कहती है कि क्योंकि आप इस्लामिक स्टेट नहीं है तो अगर घर वाले करें या नहीं तो समाज करे, घर वाले। इस्लामिक स्टेट है कहाँ पे वर्ल्ड में? मैं नाम बहुत सुनता हूँ इस्लामिक स्टेट। अब कहीं है भी नहीं। एक सवाल आपसे आइन के बारे में करेंगे, आप जज हैं। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके जो आर्टिकल 14 और 25 है, इनमें बड़ा कभी कभी तजाद नज़र आता है। 14 कहती है कि इक्वालिटी है, बराबरी है मजहबी बुनियाद पर, सिटीजनशिप की बुनियाद पर, और जो 25 है तो उसमें क्या है कि रिलीजन की बुनियाद पर मुकम्मल आज़ादी, आप अपने मजहब पर अमल करें। और 14 की बुनियाद पर कभी कभी कॉमन सिविल कोड लाने का भी शोषा छोड़ा जाता है। नहीं, देखिए वो ऐसा बात नहीं है। आर्टिकल 14 में जो है वो आपको फ्रीडम देता है, इक्वालिटी गारंटी करता है, सही है। लेकिन 25 जो है वो भी आपको अपना फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस देता है। आप जिस रिलीजन पे विश्वास करते हैं आप रिलीजियस प्रैक्टिस कीजिए, प्रोफेस कीजिए, मतलब तबलीग कीजिए, ठीक है। लेकिन उसको सब्जेक्ट टू सोशल ऑर्डर, मोरालिटी एंड क्या नाम है उसका, अदर प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। मतलब ये है कि ये दूसरे फंडामेंटल राइट्स को जो है ये ओवरराइड नहीं कर रहा है, ये उसके अंडर में आता है। मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट अगर हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने से कोई फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो वो हम नहीं कर सकते। अगर वो सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट में है, मतलब जिस टाइप की सोसाइटी है होना चाहिए उसके अगेंस्ट में है तो नहीं हो सकता है। अगर सोशल मोरालिटी के अगेंस्ट में है तो नहीं हो सकता है। अगर हेल्थ के अगेंस्ट में है तो नहीं हो सकता। मतलब ये कि अगर कोई रिलीजियस, और इसी तरह से 26 है। 26 में जो है वो फ्रीडम आपको दिया गया है कि आप अपना जो है, चाहे आपका अपना प्रेयर प्लेस हो, प्लेस ऑफ वर्शिप हो, जो भी है, या स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, आप उसको सेटअप कर सकते हैं। वो 26 में है, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 25 में ये कहे कि अगर कोई मजहबी अमल अगर किसी सेहत के या दूसरे जो फंडामेंटल राइट है उसके खिलाफ जाता है तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट को अहमियत हासिल होगी। देखिए, लेकिन उसमें एक चीज़ है, किसी भी कानून को या लॉ को सेट से कि अगर लॉ नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट नहीं आएगा, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। तो पहले तो वो लॉ होना होगा। वो लॉ का डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल 13 में है। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच का जजमेंट जो शायद छागला साहब का था लिखा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के 2 या 3 जजमेंट हैं जिसमें बोला गया है कि पर्सनल लॉ जो है ये लॉ नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। आप समझ गए? तो विद द रिजल्ट जो है आपको पर्सनल लॉ को कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, वो गलत तरीका होगा।
पर्सनल लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पर्सनल लॉ को रिफॉर्म जो है वो तो आप खुद कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि जो उस ज़माने में है वो इस ज़माने में भी रहेगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो गुलाम थे, खलीफा के ज़माने में भी गुलाम थे, तो गुलाम आज भी रखे हैं। आखिरी सवाल आपसे करेंगे अपने ऑडियंस के लिए कि बहुत से लोग वकील बनना चाहते हैं, लॉ की तालीम हासिल करना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, लेकिन ये तालीम काफ़ी महंगी है, सस्ती नहीं है। स्कूलिंग तो सस्ती होती है, फ्री में मिल जाती है। तो कैसे पॉसिबल है, क्या रास्ता है, क्या सजेशन होगा आपका उनके लिए? ये सही है कि इवन लॉ करने के लिए, LLB करने के लिए पैसे तो लगते हैं, लेकिन सारे कॉलेजेस बहुत महंगे नहीं हैं। ये दूसरी बात है कि हमको एडमिशन नहीं मिले उनमें। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे आपको मिलते हैं, नहीं हैं तो बनाने चाहिए। लेकिन इसको क्लोज करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक के यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहाँ ये फैसला पहले करना होगा कि किस चीज़ को आप यूनिफॉर्म करेंगे। जैसे मैं शादी की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों में निकाह होता है। निकाह का मतलब ये है कि इजाब व कबूल, हाँ बिल्कुल, प्रपोजल है और उसका एक्सेप्टेंस है। अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, अगर वो लड़की ना बोल देती तो नहीं होगा, मतलब कंसेंट दोनों को देना होगा, ठीक है। हिंदू में वो जो है वो बहुत सारे तरीके थे, लेकिन अब हिंदू लॉ जो है उसके मुताबिक वो सतपति बोलते हैं, वो 7 फेरे लेने पड़ते हैं। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड करें तो कौन सा होगा? न मुसलमान उसको मानेंगे, न हिंदू वो बोलेंगे हाँ ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिया और हो गया, नहीं हुआ। फिर तो क्रिश्चियन इसलिए ये पहले ये होना होगा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किस किस चीज़ में आएगा, किस किस एरिया में आएगा, वो रिसर्च होना चाहिए। ये थोड़ी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए कि नहीं चाहिए। आप वो जगह तो दिखाइए पहले जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लाया जा सकता है, एक होया जा सकता है, वहाँ लाइए ना पहले, वो चीज़ें दिखाइए। आज तक तो किसी ने नहीं दिखाया। जो बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए और जो बोलते हैं होना चाहिए, दोनों में से कोई नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? आपके बारे में एक ये सवाल था कि आप पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बने हैं। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया आप पर, शायद वो केस करने वाले भी थे, केस हुआ नहीं हुआ, क्या मामला है? मुझे नहीं पता है कि मैंने जब ज्वाइन किया तब कोई ऐसा इशू था ही नहीं। गूगल पर है, खबर हाँ, है। बिल्कुल मैंने देखा है, मुझे किसी ने बताया भी, लेकिन मुझे जो है उस टाइम में मुझे अंदाज़ा पता ही नहीं था। मुझे तो अचानक खबर दिया गया कि आप बनना चाहेंगे। मैंने कहा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने का। फिर मैं हाँ ठीक है। तो कांग्रेस की तरफ से ऑफर हुआ, मतलब कांग्रेस से कभी कुछ कुर्बत रही आपकी? कांग्रेस वगैरह से नहीं, मुझे सिर्फ एडवोकेट जनरल से बात हुई और किसी नहीं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे पटना हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी साहब। आप हालिया दिनों में पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन भी है। आपने बहुत खुलकर कानून के बारे में, लॉ के बारे में, अदलिया में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुस्लिम इशूज़ पर भी आपने खुलकर बात की कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो चीज़ें आज के माशरा में उस पर होनी चाहिए। आपकी जो जर्नी है, मतलब आपके वालिद साहब बैरिस्टर रह चुके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। और इस इंटरव्यू को, इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ तजर्बा होगा, आपको कामयाबी की सिमत तय करने में मदद मिलेगी। तो हमारी आपसे ये गुजारिश होगी कि अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। आइंदा हफ्ता फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फ़ोटो तो ले लिया। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millettimes.com
उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।